जी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फॉरम। यानी अब हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कमेटी बनानी है। ठीक है। तो एक अच्छी कमेटी या इफेक्टिव कमेटी हम किस तरह से बना सकते हैं? यानी टू वर्क इफेक्टिवली द कमेटी हैज टू बी सेटअप एंड रन अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच form a part of policy arrangements of the organization. The following issue should be taken into account into these arrangements। यानी एक किसी भी जगह पे किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो इफेक्टिवली कह लें कि इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें वहाँ पे एक जारी सी बात है कमेटी बनानी पड़ेगी जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स और प्रोसीजर्स को वहाँ डिफाइन करेगी। तो और ये जो कमेटी बनाने का सेक्शन है ये पॉलिसी के अरेंजमेंट सेक्शन के अंदर आता होता है। ठीक है कि यहाँ पे एक कमेटी बनानी चाहिए। तो अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो कमेटी हम बनाने जा रहे हैं वो इफेक्टिव भी है या वो प्रॉपर काम भी कर रही है या नहीं कर रही, उसकी वैल्यू भी है या नहीं। ठीक है, उसकी कितनी वर्थ है। तो इस चीजों को इन चीजों को हमें किस तरह से आइडिया होगा इनका कि अब आपके मुताबिक क्या क्या चीजें होनी चाहिए कमेटी के अंदर। अगर कोई कमेटी बनाई जाए हेल्थ एंड सेफ्टी की तो कमेटी अच्छी कमेटी जो है उसकी क्या निशानी है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी निशानी ये है कि उसमें जो वर्कर है, वर्कर को प्रॉपर उसको गाइड किया जाएगा अपने टीचिंग्स किस तरह यूज करनी है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो वर्क यानी इन्वॉल्व ट्रेनिंग ट्रेनिंग वर्कर की करवाई जाए। ट्रेनिंग है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है उसके बारे में बताया जाए। वर्क का टाइप का वर्क क्या है हम्म। ये भी बताया जाए। नहीं, वो तो वर्कर के हवाले से है ना। कमेटी अभी बना रहे हैं हम। कमेटी जब बना रहे होते हैं तो वो उसमें मैनेजमेंट का भी रोल होता है। तो हाँ, तो उस हवाले से मुझे बताएं कि कमेटी बनाते वक्त किन किन चीजों का हम ख्याल रखेंगे कि ताकि जो हम कमेटी बनाएं वो अच्छी हो, उसकी वो ऑथेंटिक हो, उसके पास अथॉरिटी भी हो और उसके पास एबिलिटी भी हो। ठीक है, और वो कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो कम्पिटेंट भी हो इस चीज को करने के लिए। तो उस हवाले से पहला पॉइंट इसमें बताया हुआ है कि हु इज ऑन दी कमेटी। कमेटी के अंदर कौन कौन है? देयर हैज बीन अ बैलेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड दी वर्कर्स एंड दी राइट मैनेजर हैव टू बी इंक्लूडेड। सबसे पहले तो आप लोगों ने वर्कर्स में और मैनेजर जो टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्कर रिप्रेजेंटेटिव या वर्कर बहुत ज्यादा हो और मैनेजमेंट का कोई बंदा ना हो, और ऐसा ना हो कि सारे मैनेजमेंट के हों और वर्कर की बात ही उन तक ना पहुंचे। तो इसमें बैलेंस होना चाहिए। प्लस उस मैनेजर को कमेटी में ऐड करें कि जिसके पास अथॉरिटी भी हो, जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज भी हो और जो विलिंग भी हो, ताकि कल को जब उसके पास वर्कर्स के इशू आए तो वो उनको रिजॉल्व भी करे। उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि कमेटी के अंदर कौन कौन है, वर्कर की तरफ से कौन है, कितने बंदे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से कितने बंदे हैं, और जो मैनेजमेंट के बंदे हैं क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी भी है कि वो स्टैंड ले सके किसी इशू के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या है कि हाउ ऑफन कमेटी विल मीट, यानी हाउ ऑफन विल द कमेटी मीट। कमेटी की मीटिंग कब कब होती है आपके मुताबिक, कब होनी चाहिए? रेगुलरली आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड मिनिमम? वन वीक। गुड। और मैक्सिमम 2 वीक्स, यानी एट लीस्ट आफ्टर 1 वीक, यानी एट द एंड ऑफ द वीक आप कह सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा भी अगर आप करें तो 2 हफ्ते के अंदर एक मीटिंग लाजमी होनी चाहिए। ये ना हो कि 6 महीने बाद मीटिंग होती हो या साल बाद हो और साल बाद भी वो लोग आए हाल हवाल करें एक दूसरे के साथ, जी बड़ा अरसा हो गया हम बैठे नहीं, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेटी इसी कमेटी की जो इफेक्टिवनेस है, कमेटी की जो वर्थ है, ठीक है, वो इस चीज पे भी डिपेंड कर रही होती है कि कमेटी की मीटिंग कब कब होती है। फिर उसके बाद है हु विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कमेटी को जो लीड कर रहा है वो बंदा कौन है। क्या उसकी बात के साथ हर बंदा इत्तेफाक करता है, या हर बंदा जो है वो अगर वो फैसला दे कोई उसकी माने ही ना। जिस तरह आपने देखा होगा ये हमारी कौमी असेंबली में वो स्पीकर होता होता है वो खैर बात तो उसकी जो भी है लेकिन वो लीड कर रहा होता है, एक किस्म का उस मीटिंग को लीड कर रहा होता है। और समटाइम्स अगर वो जो मेंबर होते हैं उनकी तरफ से कोई गलत वर्डिंग भी होती है तो वो एक वर्ड यूज कर रहा होता है कि मैं आपकी वर्डिंग एक्सपंज करता हूँ या इस तरह की चीजें। तो यानी एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए
एक ऐसा चेयरपर्सन जो है उसको सेलेक्ट करना जरूरी है कि जो जिसकी बात को हर बंदा सुने भी सही और उसके साथ एग्री भी करे। तो ऑल मीटिंग्स नीड समवन टू टेक चार्ज सो दैट डिसीजन ड्यूरिंग द मीटिंग इज रेलेवेंट। एक तो जो चेयरपर्सन होता है वो इस चीज को भी इंश्योर कर रहा होता है कि वहां जो फैसले हो या जो डिस्कशन हो वो रेलेवेंट टू दी टॉपिक होनी चाहिए, टॉपिक से नहीं हटना। हमने जिस गोल के लिए जिस पर्पस के लिए हम यहाँ बैठे हैं उसको हमने अचीव करना है। एंड टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी हैज अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, और हर बंदा अपनी बात वहां पे कर सके। ये ना हो कुछ बंदे जो है वो बोले ही ना, या उनको बोलने का मौका ही ना दिया जाए, या उनकी बात ना सुनी जाए। तो इस चीज को यानी डेकोरम को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरपर्सन की होती है। तो चेयरपर्सन, अच्छे चेयरपर्सन की सिलेक्शन क्या है, जरूरी है। फिर वट अथॉरिटी विल द कमेटी हैव। अब ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है कमेटी बना ली, अच्छा चेयरपर्सन सेलेक्ट कर लिया, कमेटी की मीटिंग स्केड्यूल भी बड़ा अच्छा हमने सेट कर लिया, अब कमेटी के पास अथॉरिटी भी हो। ये ना हो कि वो आए चाय बिस्किट पिए, खाएं पिए, चिल मस्ती करें और उसके बाद चले जाएं और एक या रिकमेंडेशन बनाएं और रिकमेंडेशन दे के साइड पे हो जाएं। और वो अब टॉप मैनेजमेंट है, वो कब अप्रूव करे, कब चीजें जो है वो प्रैक्टिकली हवाले से जो है वो लेके चले, नहीं। तो यानी उस कमेटी के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए काम को करने की। ठीक है, अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो बिल्कुल फ्रूटलेस है, कोई फायदा ही नहीं उसका मीटिंग का। जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो बात तो उससे की जाती है कि जिसके जिसके साथ इख्तियार हो, या उस बंदे को, टॉप मैनेजमेंट का वो बंदा अंदर आना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी हो, बाकी सब लोग उसकी बात भी सुने। तो वो यही बता रहा है कि द कमेटी मस्ट बी एबल टू मेक डिसीजन, अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ टॉक बट नो एक्शन। बातें बहुत ज्यादा होंगी लेकिन काम कुछ नहीं होगा अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी। तो यूजुअली द कमेटी विल इन्वॉल्व वन और मोर सीनियर मैनेजमेंट हु हैव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कमेटी के अंदर एक से ज्यादा बंदे आपने जो इन्वॉल्व करने हैं जो हाई लेवल की अथॉरिटी जिनके पास होती होती है। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट हमें कहते हैं कि व्हाट विल बी डिस्कस्ड। तो डिस्कशन के हवाले से हमने डिसाइड करना है कि हमारा एजेंडा क्या होगा। तो उसको पहले प्रॉपरली टाइम से पब्लिश किया जाए, उसको सर्कुलेट किया जाए, हर बंदा उस पर होमवर्क करके आए, फिर उसके अकॉर्डिंग मीटिंग में बात की जाए और मीटिंग में फिर उसको यानी उसका हल निकाला जाए। तो उसका एजेंडा होना बहुत जरूरी है डिस्कशन के हवाले से। फिर हाउ विल द डिस्कशन बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग का मोड क्या है, यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं कि जब भी कोई मीटिंग हो उसको उसका रिकॉर्ड हो, रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकता है, ताकि उसको यानी हर बंदा उस पर एग्री हो और इन फ्यूचर जो है वो उसको एज अ रेफरेंस भी यूज किया जा सके और कोई बंदा अपनी बात से फिर भी ना सके, मुकरे भी ना। ठीक है, एविडेंस के तौर पे सर्कुलेट टू दी ऑल अटेंडीज एंड पोस्ट ऑन नोटिस, और फिर उसके बाद उसको वर्कर्स तक कन्वे भी। आपने अक्सर देखा होगा ये अदालत में जो बड़े बड़े केसों की पेशियां होती हैं तो मीडिया उसको ब्रॉडकास्ट भी कर रहा होता है बाकायदा तौर पे अपने न्यूज चैनल्स के ऊपर। तो इसलिए वो यही बता रहा है कि जो जब मिनट्स ऑफ मीटिंग का रिकॉर्ड होगा उनके पास तो बाद में उनको वर्कर्स तक वही पहुंचाया जाएगा और वर्कर को आइडिया होगा कि आज की मीटिंग किस टॉपिक पे थी, क्या डिस्कशन हुई, क्या रिजल्ट निकला और क्या क्या चीजें इसमें हमने नेक्स्ट इन फ्यूचर फॉलो करनी है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हाउ विल इशू डिस्कस बी फॉलो अप। और फिर अब ठीक है सारा कुछ हो गया, रिकमेंडेशंस भी होगी, एग्री एग्री भी हो गए, वो उन्होंने डिसीजन भी ले लिए। अब लास्ट स्टेप हमेशा ये जुगाड़ू पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉलो अप लेना किसी भी चीज का बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो अप अगर आप नहीं लेते तो डेट्स मीन वो सारी मेहनत, वो सारा कुछ जो है वो आपका वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ईच एंड एवरी। क्योंकि फॉलो अप से आपको चीजें पता चल रही होती हैं कि जो रिकमेंडेशंस हमने की थी क्या वो इफेक्टिव हैं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई। ठीक है, अगर आप उसका फॉलो अप नहीं लोगे डेट्स मीन के आपको नहीं पता वहां क्या हो रहा है। अब ये गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंजूर कर लेती है लेकिन बाद में 5-5 साल 8-8 साल तक कोई प्रोग्रेस नहीं होती। उसकी वजह यह है कि लैक ऑफ फॉलो अप है। जब फॉलो अप लेने का टाइम आता है, गवर्नमेंट के जाने का टाइम आ जाता है, फिर नई गवर्नमेंट आती है, वो अपनी कहानियां सुनाती है। तो ये सिनेरियो जो है वो इस वजह से केओस पैदा होता है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि all agreed action must be recorded in minutes of meeting together in the name of the person responsible for taking action and details। हाँ, और यानी इसमें फिर ये होता है कि आपने स्पेसिफिक बंदे को टाइम पीरियड भी डिफाइन करना है कि इतने इतना टाइम है तुम्हारे पास, ये डेडलाइन है तुम्हारी और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको तुमने इंश्योर करवाना है। इससे फायदा क्या होगा कि वो बंदा अपना काम भी कंप्लीट करेगा और एक डेडलाइन डिफाइन होने से फायदा क्या होगा कि काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, दिस एक्शन प्लान कैन बी रिव्यूड एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग टू चेक दैट द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट। फिर नेक्स्ट मीटिंग में देखा जाए यार कितनी प्रोग्रेस हुई है, काम मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ, क्या कमी रह गई थी। तो इसका ये फायदा हो जाता होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कमेटी के हवाले से हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग या फॉरम जो होता है हमारे पास।
तो अब कहता है द फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी फॉरम वुड इंक्लूड इश्यूज सच एज स्टडीइंग। अब इश्यूज कौन कौन से हैं? वो ऊपर तो हमने कमेटी बनाने के हवाले से डिस्कस किया था, उसको इफेक्टिव किस तरह से बनाना है, अच्छी कमेटी किस तरह से बनेगी। अब जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं इश्यूज। कमेटी बन गई, ईच एंड एवरीथिंग हमने बना लिया, प्रोसीजर्स डेवलप हो गए, फीडबैक का सिनेरियो बना दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन कर देंगे कि यार ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन किन इश्यूज के ऊपर बात की जानी चाहिए। ठीक है, तो वो निबोश उसके हवाले से हमें कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो। आप अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन चेंज द टॉपिक ऑफ कमेटी, बट निबोश आल्सो गिव अस सम सैंपल कह लें आप, उसने आपको कुछ आइडिया दिया है कि किन किन चीज़ों पे मीटिंग करना जरूरी है या कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपने अपनी मीटिंग में इंक्लूड लाजमी करने हैं। आप ऐड भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो कहते हैं कि स्टडीइंग एक्सीडेंट एंड डिजीज स्टैटिक्स, यानी इस हवाले से मीटिंग होनी चाहिए कि जो हमारे वर्कर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, वो इस रिकॉर्ड को स्टडी करें, बाकायदा इस पे होमवर्क करें। देन इस चीज़ को डिस्कस किया जाए कि एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स हमारा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वहीं पे रुका हुआ है, स्टैटिक है। डिजीजेस के हवाले से डिस्कस करना जरूरी है मीटिंग के अंदर। फिर रिव्यूइंग द रिपोर्ट फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग इन द वर्क प्लेस सच एज सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। अब एक्टिव मॉनिटरिंग की टर्म मैंने बारहा दफा एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी एक्सीडेंट होने से पहले जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे होते हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स जो हो रहे होते हैं हादसा होने से पहले, वो एक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर आते होते हैं। तो उसमें इंस्पेक्शन जो है वो हादसा होने से पहले की जाती है, वर्क प्लेस की हो, वर्क इक्विपमेंट की हो, या कुछ भी हो, या बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया जाता है वो हादसा होने से पहले। तो इस हवाले से रिव्यू कर सकते हैं आप मीटिंग में कि यार इंस्पेक्शन की थी तो ये चीज हाईलाइट हुई कि फलानी मशीन का सेफ्टी गार्ड ही मौजूद नहीं था। ठीक है, तो इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। फलानी जगह पे वर्कर काम कर रहे थे, वर्कर को हमने देखा, उनको पता भी था कि सेफ्टी ऑफिसर आ रहा है, देख रहा है, फिर भी उन्होंने अपना हेलमेट नहीं पहना, हालांकि वर्क एट हाइट साथ हो रहा था। ठीक है, तो ये चीजें आपने इन चीजों को मीटिंग में डिस्कस करना है कि क्या सोल्यूशन है, किस तरह से इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, फिर एग्जामिंग दी सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स, कोई ऑडिट रिपोर्ट आई है उसको आपने रिव्यू करना है, उसको एग्जामिनिंग करनी है, आपने चेक करना है कि यार क्या इसमें लैगिंग पॉइंट है, क्या चीजें जो है वो हमने इसको कंसर्न करना है, इसके हवाले से डिस्कशन करनी है। फिर कंसिडरिंग रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी अथॉरिटीज, कोई डिफरेंट अथॉरिटीज की तरफ से आपको, कोई लोकल इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से आपको कोई जो है वो रिपोर्ट वगैरह सबमिट हुई है या कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयर किया गया, तो उस हवाले से आप मीटिंग में उसको डिस्कस कर सकते हो। कोई कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, उस हवाले से आप डिस्कस कर सकते हो। फिर उसके बाद असिस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी। हाँ, कुछ जो प्रोसीजर्स आपने बनाए हैं या कोई आपने पॉलिसी के अंदर कोई चीज मेंशन की गई है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए या उसमें चेंजिंग करने के लिए आपने असिस्ट करना है। मीटिंग है, मशावरत, बाहमी मशावरत करें, मशावरत करने के बाद उसके हवाले से आप मशवरा दें और उसमें चेंजिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फिर मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, कि आप जो वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं उस ट्रेनिंग के हवाले से आपने चेक करना है कि क्या वो कितनी इफेक्टिव है, वर्कर उसको समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, फील्ड में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है, क्या कमी उसमें है, क्या बेहतरी आ सकती है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग जब करवाती हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर मीटिंग हो सकती है। फिर मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी कम्युनिकेशन, सेफ्टी के हवाले से जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपने चूज किए हैं, मैं यूज कर रहे हैं वहां पे, उनकी इफेक्टिवनेस आप चेक कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने टीबीटी करवाई, तो आपको पता चला यार वर्कर की तवज्जो ही नहीं थी, वो अपने कामों में मगन था। ठीक है, तो आप मीटिंग में इस चीज को उठाएंगे कि यार कोई ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो ताकि हम फौरी तौर पे इस चीज का आइडिया लगा सके कि वर्कर हमारी बात को पिक भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन दिस वे कमेटी फॉरम इज इंटेंडेड टू बी स्ट्रेटेजिक रादर देन इन्वॉल्व इन दी ट्रिविया। यानी इस तरह से हम इसको प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो लेके चल सकते हैं। ये नहीं कि मौके के ऊपर कहानियां हों, फौरी तौर पे टॉपिक सेलेक्ट हो और फौरी तौर पे उसके ऊपर बात हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होने के बाद उसमें प्रॉपर होमवर्क हो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेसेसरी टॉपिक्स जो हैं वो उसमें ऐड होने चाहिए, इन चीज़ों को प्री प्लान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक समझ आ गई? तो अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है और अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आप लोग लीव कर सकते हैं, वो है ट्रेनिंग का टॉपिक, ट्रेनिंग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजे का टॉपिक है। ठीक है, जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग फ्री हो। तो
ट्रेनिंग के हवाले से हम बात करते हैं कि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि वर्कर को ट्रेनिंग करवाई जाए, ट्रेनिंग करवाई जाए, ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो हो रही है, तो ट्रेनिंग होती क्या है, करवानी किस तरह से है, किन टॉपिक्स पे करवानी है, क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है, किसने करवानी है, किसको करवानी है, कब कब करवानी है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्लान्ड फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसिंग नॉलेज एंड स्किल इन दी रिलेटिवली सेफ एनवायरनमेंट। यानी एक्वायर भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि नॉलेज दिया भी जाता है उनको, आपने सीखनी भी है चीजें और उसको फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक भी करना है कि क्या वो स्किल आपके पास आई है, काम करने का तरीका आपको समझ आया है नहीं है। अब जैसे वहां पे हमारी फायर मार्शल की ट्रेनिंग करवाई जाती थी प्लांट के ऊपर, तो वो क्या होता था कि बकायदा तौर पे आपको वो यूज करना भी सिखाते थे। होज रील किस तरह कनेक्ट करनी है वाटर हाइड्रेंट के साथ, आपने उसको ऑन करके चला के आपने आगे किस तरह से मूव करना है, सपोर्ट किस तरह से देनी है। ठीक है, उसमें वो दो मैकेनिज्म होते थे, एक शावर वाला होता था और एक आप कह लें कि वो स्ट्रीम वाला होता था। शावर में क्या होता था कि वाटर की बीम फैल जाती होती थी, और उसमें वो क्या होता था फोकस, फिर कब यूज करना है, ठीक है, कनेक्ट किस तरह से करना है, होज रील को डिस कनेक्ट किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली उन्होंने एक एक बंदे से, फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से यूज करना है, तो एक एक बंदे को ये चीजें वहां पे उन्होंने परफॉर्म करवाई थी, हर बंदे को। ठीक है, ताकि हर बंदा जो है वो एक दफा गो थ्रू हो जाए। तो ये इसमें यानी वो यही बता रहा है कि आपने पहले हमारी थ्योरी की 3-4 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, फिर लास्ट में 2 घंटे के अंदर वो हर एक वर्कर को बुलाते थे बारी बारी, 3 से 4 मिनट का टाइम होता था, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स वो यूज करवा रहे थे वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें फील्ड में काम कर रही होती हैं। आगे वो कहते हैं कि training is the central to effective management of health and safety in workplace. Employer have a responsibility to train their staff to carry out their job in the safer manner. यानी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी आता होता है, हमने पढ़ा था वो IITS के अंदर, कि वो अपने वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग दे ताकि जो भी वो काम करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग देने का मकसद क्या होता है, काम तो हो जाएगा, मकसद ये होता है कि सेफली एग्जीक्यूट किया जाए, काम को सेफली जो है वो कंप्लीट किया जाए। फिर ट्रेनिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ कंपिटेंस। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप और डेमोन्स्ट्रेट कंपिटेंस, एंड एज अ रिजल्ट स्टैट्यूट लॉ इन मेनी कंट्रीज रिक्वायर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू देयर वर्कर। यानी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्कर को फ्री ऑफ कास्ट, विदाउट चार्जिंग एनी मनी, वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। अब कहते हैं द रीजन फॉर दिस रिक्वायरमेंट इज सिंपल। सिंपल सी वजह है इस चीज की कि ट्रेनिंग हैज अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। कि जब आप वर्कर को ट्रेनिंग देते हो तो यानी एक कह रहे हो ना कि फिल्मी किस्म का इफेक्ट नजर आ रहा होता है आपको। यानी बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा चेंजिंग लेके आ सकते हो वर्कर के बिहेवियर के अंदर भी, ठीक है, और वर्कर की स्किल्स के अंदर भी। उसको जब नॉलेज मिलेगा, चीजों का आइडिया होगा, वो अल्टीमेटली वो जो है वो सेफ्टी से काम करेगा। विदाउट ट्रेनिंग वर्कर ट्राई टू डू देयर जॉब टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, बट दे डू सो ईदर बाय इनफॉर्मली कॉपीइंग अदर्स। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो वर्कर अपनी तरफ से तो कोशिश करेगा मैं अच्छे तरीके से करूं, लेकिन उसमें वो दूसरों को कॉपी कर रहा होगा। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी इस चीज की कि इन केस ऑफ अगर कोई गैस लीक हो जाती है वर्क प्लेस के ऊपर, H2S रिलीज होगी, तो अब अगर वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होगी तो वर्कर सबसे पहले क्या करेगा, ठीक है, वो काम को बंद करेगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डिस्कनेक्ट करेगा। उसके बाद जो है वो क्या करेगा, विंड डायरेक्शन को देखेगा। विंड डायरेक्शन को देखने के बाद उसको पहले से ही पता होगा कि कौन सा जो मस्टर्ड पॉइंट है वो क्रॉस विंड डायरेक्शन में या अप विंड डायरेक्शन में है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा, ना कि वो बाकी सारे वर्कर को देख के जिधर वो जा रहे हैं तो आप भी उधर जाओ। तो वो भेड़ चाल जो है उसको नहीं अपनाएगा, बल्कि डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होगी, बल्कि अपने साथ साथ कई वर्कर्स को भी वो सेव कर लेगा। तो ये चीजें किस तरह से आएंगी, ये ट्रेनिंग्स के जरिए आएंगी, नॉलेज ट्रांसफर के जरिए आएंगी। तो ये करवाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं वंस द वर्कर हैज बीन प्रॉपरली ट्रेन्ड दे विल अंडरस्टैंड। अब ये जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं मैं, ये क्या है कि जब वर्कर को एक दफा ट्रेनिंग करवा दी जाएगी तो उसको किन किन चीजों की समझ आएगी, उसको हैजर्ड्स के बारे में पता चलेगा और रिस्क इनहेरेंट इन देयर वर्क, और उसको अपने काम के अंदर मौजूद जो भी खतरात हैं उसके हवाले से उसको आइडिया हो जाएगा। कब आइडिया होगा, जब उसको प्रॉपर किसी भी काम की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो फिर जैसे मैंने अब LMRA आपको बताया, अब ट्रेनिंग में उसको करवा दिया, अब वो हर जगह जब भी काम स्टार्ट करेगा तो वही रूल उसके जेहन में होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंगेज योर माइंड बिफोर एंगेजिंग योर हैंड। तो LMRA वो करेगा, चीजों को देखेगा,
उन सारे हैजर्ड्स के ऊपर कंट्रोल मेजर लगाने के बाद वो वहां पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सेफ्टी की इंपॉर्टेंस का पता है, उसको अपनी जान की वर्थ का पता है, उसको पता है यार मेरी जान कीमती है। कंपनी के लिए मैं सिर्फ एक एम्प्लॉयर हूं, लेकिन घर वालों के लिए मैं बहुत कुछ हूं, किसी का बाप हूं, किसी का बेटा हूं, तो कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो आगे वो कहता है द करेक्ट रूल्स एंड प्रिकॉशंस टू अप्लाई, उसको पता होगा रूल क्या है काम करने का और काम करने की एहतियाती तदाबीर क्या है। ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल ग्राइंडर यूज कर रहा है, जब उसको ट्रेनिंग दी गई होगी तो वो कभी भी वर्कर हमेशा क्या करते होते हैं, दो काम करते होते हैं। जब उनकी सुपरविजन नहीं होगी या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी या उनको सेफ्टी की इंपॉर्टेंस का नहीं पता होगा, क्या करेंगे, डिस्क का ऊपर वाला गार्ड उतारेंगे सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, जो डेड मैन स्विच जो होता है उसके ऊपर टेप लगा देंगे ताकि ये ग्राइंडर कंटिन्यूअसली चलता रहे, बार बार हाथ हमें जो है वो रखना पड़ता है और ये वो, तो इस तरह की हरकतें करेंगे। या फिर वो उसका जो हैंडल होता है साथ में एक्स्ट्रा जो दिया होता है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो वो इन सारी चीजों से क्या करेंगे, गुरेज करेंगे, और उनको पता भी होगा कि यार ये हमारी सेफ्टी के लिए ही लगाए गए हैं और हमने इनको रिमूव नहीं करना। ठीक है। तो ये आ गया। फिर फोर्सीएबल इमरजेंसीज एंड द एक्शंस टू टेकन शुड दीज इवेंट्स अकर्स, यानी उनको पता भी होगा, उनको इस चीज के बारे में नॉलेज होगा कि इमरजेंसी हो तो उन्होंने क्या करना है, और इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें उनको ट्रेनिंग में जब हम बता देंगे तो जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो उनको पता होगा हमने ये प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि अंडरस्टूड है। ठीक है। फिर ठीक है, बात सारे जाएंगे क्या समझ आता जगह। जी जी, कन्फाइंड स्पेस के अंदर यानी जब कोई भी बाहर आउटसाइड कन्फाइंड स्पेस प्लांट में कोई इमरजेंसी होती है तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वो अलार्म जो है वो रेज करते हैं, उसमें फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं, पागा अनाउंसमेंट उसको कहते हैं, स्पीकर में बताते हैं ये इमरजेंसी होगी है, अब आपने इसको फॉलो करना है हमारी इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। फलाने मस्टर्ड पॉइंट पे आपने जाना है। ठीक है। विंड डायरेक्शन ये है। तो ये सारी डिटेल्स के बारे में वो बताते होते हैं। उसके बाद वो कहता है देयर पर्सनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कर्स को ये भी पता चलेगा कि यार उनकी जाती अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के वाले से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पीपीई को प्रॉपरली वेयर करना है उन्होंने। ठीक है। उसके अलावा उनको टेम्पर नहीं करना, उनको फिट करना है, यानी यूज करते वक्त उन्होंने प्रॉपरली उसको, अगर फिटिंग नहीं की हुई होगी तो वो तब भी पीपीई आपको जो है वो बचाएंगी नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आप मंकी लैडर के ऊपर जा रहे हो, लैडर पे किसी भी अपर प्लेटफॉर्म पे, और आपने चिन स्ट्रैप ही नहीं लगाई हुई, हेलमेट आपका गिर गया, उसने आपको क्या प्रोटेक्ट करना है, उल्टा वो एक हैजर्ड हो गया, ड्रॉप ऑब्जेक्ट का हैजर्ड क्रिएट कर दिया, नीचे कोई भी खड़ा होगा उसके ऊपर आके गिरेगा, हेलमेट उसको हिट कर सकता है वो। तो इसलिए इस हवाले से अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको यानी जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होगी, आपके पास नॉलेज होगा। द कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स, हाँ उनको ये भी बताया जाए कि अगर वो रूल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस हवाले से उनको पहले ही अवेयरनेस होनी चाहिए, कल को वो ये ना कहे हमें तो आपने बताया ही नहीं था। ठीक है। उसके अलावा हु टू कांटेक्ट विद एनी इशू, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको पता होना चाहिए कि हमने किसके साथ कांटेक्ट करना है और हमने किसको फौरी तौर पे इन्फॉर्म करना है। इस हवाले से उन्होंने डिफरेंट किस्म के रेडियो चैनल्स बनाए हुए होते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन जो हैं उनकी पिक्चर्स लगा के बाकायदा उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होता है। यानी जो भी वर्कर को कन्वीनियंट हो, फौरी तौर पे फोन बूथ लगाए हुए होते हैं, वहां पे उन्होंने जो है वो नंबर्स भी मेंशन किए हुए होते हैं। तो जो भी वर्कर को कन्वीनियंट है वो फौरी तौर पे उसके साथ कांटेक्ट करके अपना इशू जो है उसके साथ डिस्कस कर सकता होता है। ठीक है। तो ये तो था कि जब वर्कर को ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो वर्कर क्या क्या करने के काबिल होगा और क्या क्या चीजें उसको समझ आ जानी चाहिए। अब ट्रेनिंग की अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि किन किन सरकमस्टांसिस के अंदर हमने वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है न्यू वर्कर, कि जब भी कोई नया वर्कर आएगा वर्क प्लेस के ऊपर तो उसकी कंपलसरी ट्रेनिंग है, चाहे उसके बाद 15 साल का 20 साल का तजर्बा भी हो। जब वो न्यू प्लांट पे आ रहा है, न्यू वर्क प्लेस पे आ रहा है, न्यू लोकेशन पे आ रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग करवाना क्या है, जरूरी है। ठीक है। उसमें उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, उसको बताया जाएगा, काम के हवाले से बताया जाएगा, वर्क प्लेस के हवाले से बताया जाएगा, प्लांट का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाएगा, वहाँ के लाइफ सेविंग रूल्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। वहाँ के कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में बताया जाएगा, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाएगा। अपने मैप बाकायदा तौर पे वो दिखाते होते हैं कि फलाना मस्टर्ड पॉइंट नंबर इस एरिया में है, इस एरिया में आपने इधर मूव करना है, ये प्रोसीजर है, ये शॉर्टेस्ट वे है, इस मेथड्स को आपने यूज करना है, इस रास्ते को यूज करते हुए आप सेफली जो है वो इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो इस हवाले से उनको सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी।
अब यहाँ पे उसने एक और हमें डिस्कस कर रहा है कि टिपिकल कंटेंट ऑफ जर्नल इंडक्शन। हाँ, अब जब इंडक्शन ट्रेनिंग दी जा रही होती है तो उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपने अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर जो है वो इंक्लूड करनी है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेनिंग देने के बाद वर्कर किस किस चीज का नॉलेज मिलेगा, उसको क्या क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए। अब हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रेनिंग किन किन चीजों पे करवानी चाहिए, यानी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होनी चाहिए। वेरियस सर्कमस्टांसिस रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग, यानी किन किन सर्कमस्टांसिस में, हालात में वर्कर को ट्रेनिंग देनी है। तो उसमें हमने पढ़ा वर्कर को, न्यू वर्कर होगा तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब न्यू वर्कर को जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो ऑब्वियसली सी उसको इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, ठीक है, अल्टीमेटली। तो अब इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीजें लाजमी इंक्लूड करनी है ताकि आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो इफेक्टिव हो, ठीक है, और फ्रूटफुल हो। तो उसमें वो टॉपिक बता रहा है कि सबसे पहले उसको पॉलिसी के बारे में बताएंगे हम, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में। फिर उसको इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे। फिर उसको डिटेल ऑफ स्पेसिफिक वर्क प्लेस हैजर्ड्स के बारे में बताना है आपने। फर्स्ट एड फैसिलिटी कहाँ मौजूद है, फर्स्ट एडर मौजूद कहाँ पे होगा, कंपिटेंट फर्स्ट एडर हमारे पास इतने हैं, ये बंदा फर्स्ट एडर है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, इन केस ऑफ एनी फर्स्ट एड इमरजेंसी आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट करना है। वेलफेयर फैसिलिटीज कहाँ कहाँ मौजूद है, यानी एबोल्यूशन ब्लॉक कहाँ पे है, चेंजिंग रूम कहाँ पे है, रेस्ट रूम कहाँ पे है, ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रेयर रूम कहाँ पे है आपका। तो ये सारी चीजें कहाँ, मेस हॉल की फैसिलिटी, हाइजीनिक एनवायरनमेंट के अंदर मेस फैसिलिटी कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो, शावर, इमरजेंसी शावर कहाँ पे लगे हुए हैं, आई वॉश सेंटर कहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, केमिकल रेजिस्टेंट सूट कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। इरफान, आपको समझ आ रही है? यानी हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडक्शन ट्रेनिंग में कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंक्लूड करने चाहिए हमें। तो अब हम बात कर रहे थे कि लोकेशन ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज जो है वो हमने इंडक्शन ट्रेनिंग में बतानी है वर्कर्स को। फिर सेव मूवमेंट अराउंड दी वर्क प्लेस के ऊपर सेव मूवमेंट किस तरह से करनी है उन्होंने, यानी किस रास्ते को उन्होंने यूज करना है, और जो है ना कौन कौन सा रूट उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना, पैदल कब चलना है, कब नहीं चलना, कब उनको बस स्टॉप के ऊपर जाना है, कब उनको कोस्टर का यूज करना है, मैनुअल हैंडलिंग करते वक्त कौन सा इक्विपमेंट उन्होंने जो है वो खुद उठाना है, या कौन सा इक्विपमेंट जो है वो मैनुअल हैंडलिंग टूल्स के मदद से उन्होंने उठाना है, जैसे कोई ट्रॉली है उनकी, ठीक है। तो यानी ये चीज, इस चीज के बारे में उनको बताएंगे। फिर एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में वर्कर को बताना है कि अगर कोई अनसेफ कंडीशन, कोई नियर मिस है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या इंसिडेंट हो गया है, उसको आपने रिपोर्ट किस तरह से करना है। फिर वर्कर की कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स वहां पे होंगी, उसके बारे में बताना है, यार अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई इशू है, तो आपने किस बंदे के साथ कंसल्ट करना है, वो आपका मसला हल करवाएगा। फिर जनरल सेफ्टी रूल्स वहां पे क्या है, स्मोकिंग एरियाज कौन कौन से बने हुए हैं, कौन से जो है वो नो स्मोकिंग एरिया है जहां पे आपने स्मोकिंग नहीं करनी। पीपीईज के बारे में बताएंगे कि किस एरिया की जो है रिक्वायरमेंट पीपीईज की क्या क्या है, कौन कौन सी पीपीईज आपने लाजमी यूज करनी है, किस तरह से पहननी है आपने उसको, ठीक है, किस तरह से उसको जो है ना आपने इश्यू करवाना है, किस तरह से उसको दोबारा रीसबमिट करवाना है आपने स्टोर के ऊपर। तो इस हवाले से प्रॉपर उनको ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाएगी। तो इसके बाद जो है ना पीपीएस की बात होगी। इंडक्शन इंट्रोडक्शन टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट सिस्टम के बारे में जाहिर सी बात है वो बताएंगे, हमारे यहाँ पे इतने किस्म के परमिट हैं, हर इस काम के लिए आपको इस परमिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं, ये मोस्टली सुपरवाइजर या जो है उनको बताया जाएगा, लेकिन वर्कर्स को भी बताते होते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट के हवाले से उनको बताया जाएगा, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में बताना है। और जो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स वहां बने हुए हैं, इनके हवाले से उनको डिटेल में देना है। 4 से 5 घंटे की ये ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग। तो उसमें ये टॉपिक्स इन्होंने कवर करने होते हैं, हर एक टॉपिक को उन्होंने टच करना होता है। find the responsibility of trainer. डिफाइन नहीं वो कहेगा, वो कहेगा कि गिवन सिनेरियो के अंदर वर्कर को इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन फिर भी जो है वर्कर के पास अवेयरनेस नहीं थी और हादसे का सबब बना और हादसा हो गया। अब आप ये बताएं कि इंडक्शन ट्रेनिंग में कमेंट करें कि आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एज अ सेफ्टी एडवाइजर आपसे अगर एडवाइस ली जाए तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपने यही टेबल खोल लेना और ये सारी चीजें सिनेरियो से रिलेट करके लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, ये तो था ना इंडक्शन ट्रेनिंग के हवाले से हमने पढ़े थे। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि वर्कर को ट्रेनिंग कब कब करवानी है, तो जब कोई न्यू वर्कर होगा। सेकेंडली, जब कोई जॉब चेंज होगी, ठीक है। तो जॉब चेंज जब होगी तो उस सिचुएशन में भी आपने वर्कर को ट्रेनिंग करवानी है। फॉर एग्जाम्पल, अ हेल्थ केयर वर्कर
whose job change from being hospital based to delivery of the care in clients ओन हाउसेज विल नीड एडिशनल ट्रेनिंग। यानी अब वो पहले हॉस्पिटल में कर रहा था, अब वो क्लाइंट को पर्सनली घर जाके जो है वो चेक कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी कि घर में किस तरह से जाना है, किन किन चीजों का ख्याल करना है। ठीक है, नॉट इन हाउ टू डिलीवर केयर सिंस द सर्विस दे प्रोवाइडेड हैज नॉट चेंज। हाँ, अब देखो, जो सर्विस थी, जो स्किल थी, जो काम था, वो चेंज नहीं हो रहा, जस्ट लोकेशन चेंज हो रही है। ठीक है, जॉब चेंज हो रही है, नेचर ऑफ जॉब चेंज हो रही है। तो अब उसको हमने ट्रेनिंग करवानी है। पहले हम क्या करते होते थे, पहले हम होटल के ऊपर जो है वो सिर्फ सर्व करते होते थे। अब हमने होम डिलीवरी की सर्विस जो है वो स्टार्ट की। तो अब काम वही खाने का ही है, लेकिन क्या है कि सर्विसेज ऐड हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में वर्कर को अब जो भी हमारा राइडर होगा उसको हमने ड्राइविंग लाइसेंस इंश्योर करवाना है, उसका हेलमेट इंश्योर करवाना है कि उसके पास ईच एंड एवरी स्किल्स होनी चाहिए ड्राइविंग के हवाले से, उसकी वीएन ठीक हो, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह से कस्टमर से बात करनी है, किस तरह से उनको जो है वो चेंज देना है। ठीक है, किन किन एरियाज में आपने ख्याल रखना है, जो आप कह लो कि एरियाज ऐसे हैं जहां खतरा है कोई चोरी डकैती का या कोई इस तरह का इशू है। ठीक है, तो कौन से एरिया का ऑर्डर आपने नहीं लेना, वो हर बंदे को बताया जाता होता है। तो जॉब चेंज जो है इस हवाले से है। फिर प्रोसेस, अगर आपका कोई चेंज हो रहा है, कोई प्रोडक्ट आपने न्यू लॉन्च की है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी ट्रेनिंग करवाना जरूरी है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है, फिर उसके लिए न्यू मशीनरी आएगी, न्यू प्रोसेसेस होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, तो उसकी फिर न्यू रिस्क असेसमेंट बनेगी। तो इस हवाले से भी आपने ट्रेनिंग करवानी है। कोई टेक्नोलॉजी, वही बात है आगे कि आप कोई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई मशीनें आपने नहीं लेके आए वर्क प्लेस पे, तो उस हवाले से भी वर्कर को, आप जैसे कोई पुराने मॉडल थे, वो हमने लास्ट टाइम निबोश के सिनेरियो में भी देखा था कि न्यूमेटिक जो है वो पावर गन यूज कर रहे थे, वो स्टेपलिंग गन्स थी। तो उसकी जगह पे अगर आप अब न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, तो अब वो ऐसे ही वर्कर को नहीं दे देनी है आपने, बल्कि प्रॉपर उसको ट्रेनिंग करवानी है आपने। ठीक है, तो इस मीटिंग को जरा हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं।